बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। सुबह में झूठ बोलो, शाम को झूठ बोलो, दोपहरिया में झूठ बोलो, रात को झूठ बोलो, भोरे भोरे झूठ बोलो, जब मौका मिले झूठ बोलो। झूठ बोलो का कार्यक्रम पिछले 10 साल से लगातार चल रहा है और कार्यक्रम चलाने वाला कोई और नहीं, देश के प्रधानमंत्री हैं। इस कार्यक्रम में इतने लीन हैं कि 10 साल पूरे होने पर भी जो सदन का आखिरी सत्र था उसमें भी झूठ बोलने से बाज नहीं आए, बल्कि यूं कह लीजिए कि झूठे बोलते रहे, झूठे ठेलते रहे। इतना झूठ। कहा जाता है कि कुछ लोगों को कुछ कार्यों को करने की बीमारी होती है। जैसे कुछ लोग होते हैं उनको भौकाल मारने की बीमारी होती है, खूब बड़ी बड़ी बातें करते हैं। भोजपुरी में जिसको कहा जाता है कि बतिया हो कर तुतिया ना, मेहरी हो घर खटिया ना। उसी तरह से कुछ लोगों को झूठ बोलने की बीमारी होती है। सवाल यह है कि क्या हमारे प्रधानमंत्री को भी है? अगर नहीं है तो इतना झूठ क्यों बोलते हैं? क्यों? जानते हैं कि जो बातें सामने आ जाएंगी, जिनकी पोल खुल जाएगी, उसके बारे में भी इतना झूठ क्यों? और बार बार झूठ पकड़ा भी जाता है। तो आखिरी सत्र में उन्होंने कौन कौन से कैसे कैसे झूठ बोले, सारे तो नहीं दिखा सकते। इतना सारा झूठ बोला, कितना ढूंढेंगे आप, कितना दिखाएंगे, कितने पर चर्चा करेंगे? लेकिन 2-4 झूठों पर आज चर्चा करेंगे विस्तार से। इसके साथ ही बात करेंगे सेठ की। सेठ के मामले में एक और नई कहानी सामने आई है। देश का पर्यावरण चाहे जो हो जाए, देश का चाहे जितना नुकसान हो जाए, सेठ का पेट मोटा होता रहना चाहिए। वहां भी एक नया झोलझाल सामने आया है। उधर ईडी का एक नया कारनामा सामने आया है। आप लगातार देख रहे हैं कि हर दिन विपक्षी सांसदों के यहां, विपक्षी नेताओं के यहां, विपक्षी पार्टी के तमाम लोगों के यहां, चाहे रिश्तेदार हो चाहे किसी भी माध्यम से जुड़े हुए हैं, सबके यहां लगातार छापेमारियां होती हैं। लेकिन अभी कुछ नए खुलासे सामने आए हैं ईडी को लेकर, तो उस पर भी बात करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रधानमंत्री के और भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के जो तमाम झूठ और झूठे दावे हैं, उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा तगड़ा वाला जवाब दिया है। तो क्या क्या उन्होंने कहा है और कौन कौन से सवाल पूछे हैं, उस पर भी बात करेंगे। एक और बात, हमारे देश में कुछ साल पहले यह चर्चा होती थी कि डीजल पेट्रोल बहुत महंगा है, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार फलाना सरकार। लेकिन अभी जो खबर आ रही है उससे यह पता चलता है कि मोदी सत्ता जिस देश के जनता को, जिस देश को विकसित करने की बात कर रही है, वो करने की बात नहीं है, वो हो चुके हैं। इसी योजना के तहत शायद सस्ती चीजें खूब महंगी करके बेची जा रही हैं। क्या है नई कहानी और क्या है नई रिपोर्ट, उस पर भी बात करेंगे। मगर बातचीत शुरू करने से पहले, कुछ भी बात करने से पहले, मैं चाहता हूं कि आप लोग ये एक तस्वीर देख लीजिए, डिजिटल इंडिया की और विकसित भारत की। इससे सुंदर तस्वीर कुछ हो नहीं सकती। मैं किधर जाऊं तो दिखेगा? हाँ, डिजिटल इंडिया की इससे सुंदर तस्वीर क्या हो सकती है, देख लीजिए। विकसित भारत जो 2047 में बनाने की बात हो रही है, उसकी एक नवीनतम तस्वीर इसे देख लीजिए। सोशल मीडिया पर यह खूब वायरल हो रही है। इस तस्वीर को देख लीजिए। एक भिखारी ऑनलाइन भीख ले रहा है। इससे ज्यादा और विकसित भारत क्या चाहिए? इससे ज्यादा विकसित भारत क्या चाहिए? और इससे ज्यादा विकसित भारत होना भी नहीं चाहिए। तो विकसित भारत की एक तस्वीर आपने देख ली। मनरेगा के मजदूरों से राहुल गांधी ने मुलाकात की है। मजदूर उनसे क्या कह रहे हैं, कौन सा दुखड़ा बता रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। मगर सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री ने कौन कौन से झूठ बोले हैं। और झूठ उनके बोलना उनकी कोई मजबूरी नहीं है, मुझे लगता है कि, और लोगों का ऐसा मानना है कि उनकी ये आदत में है झूठ बोलना। तो जैसे किसी को ज्यादा बोलने की आदत होती है, किसी को गाने की आदत होती है, किसी को डांस करने की आदत होती है, कुछ लोग खड़े खड़े हमेशा नाचते रहते हैं, कुछ लोग हमेशा गुनगुनाते रहते हैं। ऐसा लगता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को झूठ बोलने की आदत है। तो आदत अनुसार हमेशा जैसे वो बोलते रहते हैं झूठ, एक बार फिर से उन्होंने झूठ बोला है।
मगर चौंकाने वाली बात यह है कि खुद लगभग पिछले 10 साल से सत्ता में है, अपना कुछ बताने की बजाय लगातार लगातार कांग्रेस की बात कर रहे हैं, लगातार कांग्रेस को कोस रहे हैं। कांग्रेस बढ़िया विपक्ष नहीं बन पाई। अरे आप अपना बताइए, आप कितने बढ़िया सत्ता पक्ष बन पाए। अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करने की बजाय दूसरों पर लगातार उंगली उठाने का काम। तो सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने फिर से तगड़ा वाला झूठ बोल दिया है, और उस झूठ को हम आपके सामने खोलकर रखेंगे। बहुत सारे लोगों ने दिखाया है, हम भी दिखाते हैं। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आज प्रधानमंत्री ने कही हैं उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी ने देखिए, कांग्रेस ने बकायदा लिखा भी है कि प्रधानमंत्री मोदी आदतन झूठ बोलते हैं। एक बार फिर से उनका झूठ पकड़ा गया। पीएम मोदी इतना झूठ क्यों बोलते हैं, क्या लगता है आपको? रिप्लाई करें, ये कांग्रेस का कहना है। लेकिन लगता क्या है, 10 साल में जन जन को यह समझ में आ गया है कि ये कोई यूं ही निकल जाने वाली बात नहीं है। ये आदतन, सच में ये जो कांग्रेस ने लिखा है ये बात सच लगती है। आदतन झूठ बोलने की ऐसी कोई बीमारी हो सकती है जो व्यक्ति हर बात में झूठ बोलता हो। तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा सदन में, आखिरी सदन की कार्य सत्र में क्या कहा है उसको सुनिए। इसके बाद नेहरू जी की भारतीयों के प्रति सोच थी कि भारतीय आलसी है। नेहरू जी की भारतीयों की सोच थी कि भारतीय कम अकल के लोग होते हैं। सुन लिया आपने, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नेहरू जी भारतीयों के बारे में सोचते थे कि भारत के लोग आलसी हैं, भारत के लोग कम अकल के लोग हैं। ये साफ साफ कह रहे हैं कि भारतीयों को नेहरू जी कम अकल का मानते थे और आलसी मानते थे। ये बात सरासर झूठ है। झूठ ऐसे है कि जैसे मैं बार बार आपसे कहता हूं कि अब इस खबर को टकटकी लगा कर देखिए। तो क्या मेरे कहने का मतलब है कि आप अंधे हैं, आप ध्यान से नहीं देखते हैं? आप अपने घर में बच्चों से कहते हैं कि बच्चा थोड़ा ध्यान से पढ़ो, बुद्धिमानी से पढ़ो, तो क्या आप अपने बच्चों से कहते हैं कि तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, तुम पागल हो? आप अपने बच्चे से कहते हैं थोड़ा संभल के चलो, तो क्या आप कहते हैं कि तुमको चलना नहीं आता, तुम लंगड़े हो? ऐसा ही कुछ कहा जाता है कि जैसा एक, चलिए छोड़िए उसको, भोजपुरी की कहावत याद आ रही थी लेकिन कहूंगा नहीं। तो पंडित नेहरू ने क्या कहा था उसको सुन लीजिए। पंडित नेहरू ने कहा क्या था, जिस बात को घुमाकर देश के प्रधानमंत्री सरेआम देश के सामने झूठ परोस रहे हैं, उसको सुन लीजिए। आमतौर से नहीं, हमारा कसूर नहीं, आदतें ऐसी पड़ जाती हैं वाकयात से। लेकिन बात यह है कि हम उतना काम नहीं करते जितना कि यूरोप वाले या जापान वाले या चीन वाले या रूस वाले कहीं करते, या अमेरिका वाले। ये न समझिए कि वो कौमें खुशहाल हो गई कोई जादू से, मेहनत से हुई है, अकल से हुई है। तो हम भी मेहनत और अकल से बढ़ सकते हैं, कोई और चारा नहीं। यानी सुन लिया आपने, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि हमारे देश में लोग जरा कम काम करते हैं, हमें उन देशों की तरह के लोगों की तरह काम करना चाहिए जो विकसित हो चुके हैं, जो बहुत आगे हैं हमसे। जाहिर सी बात है, जो भी देश आगे बढ़े हैं वो काम करके बढ़े हैं, झूठ बोल के तो बढ़े नहीं हैं। लेकिन दूसरी बात, उन्होंने कहीं भी भारतीयों को आलसी नहीं कहा, कम अक्ल नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि दूसरे देशों के लोगों ने मेहनत के दम पर और बुद्धि के दम पर आगे बढ़े हैं। तो इसी बात से अगर हम प्रधानमंत्री की, आज के प्रधानमंत्री की बात करें, तो क्या ये कहना चाहते हैं कि हम बकलोलई से आगे बढ़ सकते हैं? शायद इसीलिए अंधभक्त पैदा किए जा रहे हैं क्या, कि बुद्धि अपनी कचरे में डाल दो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो लिख कर आए उसी को पढ़ो, उसी से देश विकसित भारत बन जाएगा, और विकसित भारत की जो तस्वीर हमने शुरू में दिखाई वैसा ही भारत मिल जाएगा बनके। तो प्रधानमंत्री का ये एक तगड़ा वाला झूठ, नया वाला झूठ जो संसद में उन्होंने बोला, वो पकड़ा गया और सामने आया है। अब सुनिए, प्रधानमंत्री ने आज कहा कि कांग्रेस ने आतंकवाद, नॉर्थ ईस्ट में हिंसा और गुलामी के प्रतीक को देश में बचाए रखा। नॉर्थ ईस्ट में हिंसा, पिछले 8-9 महीने से नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है मणिपुर, अपने ही देश का हिस्सा है, जल रहा है। न जाने कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, सैकड़ों पूजा स्थल जला दिए गए,
सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। खुद वहां के मुख्यमंत्री, जो भाजपाई मुख्यमंत्री हैं डबल इंजन वाले, उनके घर पर हमला हुआ, हमले की कोशिश हुई। भाजपा के तमाम विधायक पीड़ित हैं, मंत्री पीड़ित हैं। अभी देश में सरकार किसकी है? आप 70 साल पुरानी बात करते हैं। पंडित नेहरू को कैसा देश मिला था? कहा जा सकता है कि देश था ही नहीं, देश को बनाना था। आपको बना बनाया देश मिला, बनी बनाई संस्थाएं मिली, सब कुछ बना बनाया मिला, बनी बनाई बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां मिली, जिनको आप मित्रों को दे रहे हैं। एक व्यक्ति को बनाना था, आप उस पर सवाल उठा रहे हैं। तो अभी जो मणिपुर की स्थिति है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप बने बनाए मणिपुर को बचा नहीं पा रहे। 8 महीने से मणिपुर जल रहा है, आपके पास इतना समय नहीं है कि मणिपुर जा सके, और आपने अपना पसंदीदा काम चुनाव प्रचार भी छोड़ दिया मणिपुर के बगल में, मिजोरम में। यह डर है कि क्या है? क्या इसका जवाब कोई देगा? कांग्रेस ने क्या किया वो छोड़ दीजिए, आप पिछले 10 साल से क्या कर रहे हैं? मणिपुर को आप क्यों नहीं बचा पा रहे हैं? इसका जवाब कौन देगा? और जब जवाब देना होता है, विपक्षी सांसद सवाल पूछते हैं तो उनको उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है। आगे इन्होंने कहा कि भारतीय भाषा को हीन भावना से क्यों देखा? किसने देखा? देश में जितनी भाषाएं हैं, चाहे वो संविधान के अनुसूचियों में लिखी हो, चाहे अन्य जो भाषाएं हैं, उनको हीन भावना से किसने देखा? किसने देखा? और यदि आप अपनी पीठ थपथपाना चाहते हैं कि आपने किसी भाषा को बहुत बढ़ावा दिया, तो आंकड़े रख दीजिए कि किस भाषा को आगे बढ़ाने के लिए आपने क्या, कौन सा काम किया। बार बार हिंदी की हिमायती बनते हैं, तो हिंदी भाषा के लिए आपने क्या किया जरा बताइए। हिंदी से जुड़े हुए कितने संस्थान आपने खोले? जो संस्थान पहले से चल रहे थे उसमें कितना पैसा खर्च किया? उसमें कितने छात्रों को पढ़ने का मौका मिला? देश भर के जितने भी कॉलेज हैं उसमें हिंदी पढ़ाने वाले अध्यापकों के कितने पद खाली हैं? क्या आपको पता है? क्या आपको पता है कि जो भी विश्वविद्यालय हैं उनमें जो पुस्तकालय हैं उसमें हिंदी की कितनी किताबें हैं कि नहीं है? क्या आपको पता है कि देश भर के विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा के कितने प्रोफेसर के और कितने अध्यापकों के पद खाली हैं? क्या आपको पता है? हिंदी पढ़ाने के लिए कितने अध्यापकों को नौकरी पर रखा गया? कोई आंकड़ा नहीं, बस मुंह खोलना है और कुछ भी बोल देना है। अर्नब गोस्वामी की भाषा में कुछ भी वाला कार्यक्रम चल रहा है। आगे इन्होंने कहा कि दलित, पिछड़े, आदिवासियों के कांग्रेस हमेशा से विरोधी रही है। बाबा साहेब नहीं होते तो शायद SC ST को आरक्षण मिलता कि नहीं, यह भी मेरे मन में कभी कभी सवाल आता है। क्या बात है? यहीं पर एक दवायर की नई रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट मैं आपको दिखाऊंगा, उसको ध्यान से देखिएगा। लेकिन पहले बाबा साहेब की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री ने बाबा साहेब को याद किया और कहा कि बाबा साहेब नहीं होते तो SC ST को रिजर्वेशन मिलता कि नहीं मिलता, ये मेरे मन में सवाल उठता है। तो सवाल ये है कि बाबा साहेब को उस स्तर तक किसने पहुंचाया? वो छूट किसने दी कि वो अपने हिसाब से आरक्षण दें, आरक्षण की बात करें? कौन थे वो लोग जिन्होंने बाबा साहेब को वो सम्मान दिया? हालांकि वो सम्मान यूं ही बैठे बिठाए नहीं मिला, काबिलियत से मिला, लेकिन देने वाले कौन थे? बाबा साहेब और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो कांग्रेस के तो थे नहीं, मगर फिर भी कांग्रेस के लोगों ने ही उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। जिस पंडित नेहरू को आप पानी पी पी के गरियाते हैं, आपकी भाषा में उसे आलोचना कहा जाता है, लेकिन आलोचना को आपने गालियों में बदल दिया है। उन्होंने ही डॉक्टर अंबेडकर को यह मौका दिया, अवसर दिया। यह अलग बात है कि काबिलियत के आधार पर दिया, यूं ही नहीं मिल गया। तो आगे जो इन्होंने कहा है कि SC ST की बात की है, तो अभी जो रिपोर्ट सामने आई है, ये दवायर की रिपोर्ट आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। यहां बताया जा रहा है कि शैक्षणिक संस्थानों में SC ST पद पक्षपातपूर्ण मूल्यांकन के चलते खाली रहते हैं, ये संसदीय समिति ने बताया है। यानी SC ST के जो पद हैं, जो आरक्षित पद हैं, वो खाली इसलिए रह जाते हैं क्योंकि उन पदों को भरने में पक्षपात किया जाता है, पक्षपातपूर्ण व्यवहार चल रहा है, इसलिए पद खाली है। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पंडित नेहरू जिम्मेदार है। आपकी गली में नाली में पानी भर जाए तो पंडित नेहरू से सवाल करिएगा, आपके बच्चे को नौकरी न मिले तो पंडित नेहरू से सवाल करिएगा। कुछ भी हो, हर एक समस्या के जिम्मेदार पंडित नेहरू है, आज की सत्ता का कोई लेना देना नहीं है। ठीक इसी तरह से आगे प्रधानमंत्री ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को मतलब पूर्व प्रधानमंत्री को सदन में बोलने नहीं दिया जाता था, उनकी आवाज का गला घोटने का प्रयास किया गया।
ये बात आपको किसने बताई? किसने आपसे क्या क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि मोदी जी हमको बोलने नहीं दिया जाता था, हमारा गला घोटा जाता था? और सबसे बड़ी बात, यदि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का या फिर किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री का, डॉक्टर साहब की बात कर लेते हैं, मुझे लगता है पूर्व प्रधानमंत्री की बात कर रहे थे तो उन्हीं की बात हो रही होगी। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का यदि गला घोटा जाता था उनकी आवाज का, तो भी उन्होंने 10 साल में 114 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। सीधे सीधे पत्रकार सवाल पूछते थे, वो बैठकर जवाब देते थे। और आपने 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, तो गला किसका घोटा गया? क्या आप बताएंगे किसने किसका गला घोटा? जिसका गला घोटा जा रहा था आपके अनुसार, वो 10 साल में 114 प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। और आप एकदम आजाद हैं। आप कह रहे हैं कि देश की जनता ने आपको ताकत दी है, आपकी आवाज को ताकत दी है। उनको भी देश की जनता ने ही ताकत दी थी। और देश की जनता ने यदि ताकत दी है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से डरते क्यों हैं? जनता के सवालों से डरते क्यों हैं? मणिपुर से भागते क्यों हैं? पीएम केयर फंड का हिसाब देने से भागते क्यों हैं? जनता ने तो उसमें भी पैसा दिया था। ये सब वह दे दीजिए ना महाराज, कौन मना कर रहा है? पैसा लेके बैठ गए, हिसाब नहीं देते। गजब का 56 इंच है भाई। अब इन्होंने कहा है कि जनता ने हमको ताकत दी है, हमारी आवाज को ताकत दी है। अच्छी बात है, जनता ने दिया है, सच है। लेकिन उसी जनता ने विपक्ष को भी भेजा है। विपक्ष पाकिस्तान से चुनकर नहीं आया है, चीन से वोट लेकर नहीं आया है। वो विपक्ष भी इसी देश की जनता ने बनाया है, जिसे आप उठाकर, जिसे आपकी सत्ता ने उठाकर सदन से बाहर कर दिया, उठाकर फेंक दिया। तमाम विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है अलग अलग माध्यम से। उन सांसदों को भी इसी जनता ने, इसी देश की जनता ने चुनकर भेजा है, वोट देकर भेजा है। वो पाकिस्तान से नहीं है। अगली बात जो प्रधानमंत्री ने कही, कांग्रेस अपनी 40 सीट बचा ले, ये मेरी शुभकामना है। हम तो 400 लेके आ रहे हैं। फिर वही बात, बार बार 400 बताने की क्या जरूरत है? जिसको जो मिलेगा वो तो वक्त बताएगा ही। 400 आएगा, 400 आएगा, 4000 बार बताएंगे। ऐसा कभी आपने देखा है कि मोहल्ले का कोई पढ़ाकू छात्र चिल्ला चिल्ला कर बोलता हो कि हम तो फर्स्ट क्लास पास होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास पास होंगे, 80% आएगा, 80% आएगा? चाहे जितना बढ़िया पढ़ने वाला हो, वो ये नहीं कह सकता। शायद इसीलिए लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या मशीनिया में सेटिंग हो गई है क्या, कि पहले से पता है कि 400 आएगा, 370 हमारा आएगा, 400 गठबंधन का आएगा। मतलब 36 पार्टियों को जुटाए थे। 36 पार्टियों में एक एक सांसद भी नहीं बन पाएंगे क्या आपके हिसाब से? तो 36 पार्टियां थी ना आपके गठबंधन में, एनडीए में। एक आप हुए, बाकी हुए 35। 370 आप ही जीत कर आएंगे, बकिया को मिला 30, यानी 4 पार्टियों के एक भी सांसद नहीं होंगे। अपनी ही गड़ी गड़बड़ा रही है आपकी। कहीं वो 4 पार्टियां छोड़कर भाग न जाए। हालांकि जिनके पास ईडी है, सीबीआई की ताकत है, उनको कोई छोड़कर भाग नहीं सकता। इंडिया गठबंधन छोड़कर भाग रहे हैं लोग, तो उस पर भी विस्तार से किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल मामला दूसरा चल रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि सत्ता के लालच में कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोट दिया, दर्जनों बार चुनी हुई सरकारों को भंग कर दिया गया। और अभी पिछले 10 साल में आपने जो किया है, क्या ये संभव है कि आप पर कोई चोरी का इल्जाम लगाए तो आप सामने वाले को कह दो कि देखो देखो वो भी चोर है? आप अपने बारे में हिसाब दीजिए ना। अभी महाराष्ट्र में 2-2 स्थानीय पार्टियों को किसने तोड़ा? झारखंड में अभी जो हो रहा था वो किसकी वजह से हो रहा था? बिहार में जो हुआ वो किसकी वजह से हुआ? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरी, किसकी वजह से? कौन गिराया? कर्नाटक में सरकार गिरी, किसने गिराई? गोवा में क्या हुआ सबने देखा। नॉर्थ ईस्ट के तमाम राज्यों में क्या क्या हुआ ये भी सबने देखा। और आज भी लगातार इंडिया गठबंधन छोड़ छोड़कर पार्टियां भाग रही हैं। किसके दम पर भाग रही हैं, क्यों भाग रही हैं, ये सब देख रहे हैं। पार्टियों को तोड़ना अलग बात है, लेकिन सरकारों को गिराना ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और जब आप दूसरों पर आरोप लगाते हैं तो पहले अपने आप को भी निहार लेना चाहिए। आगे प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने अखबारों पर ताले लगाने की कोशिश की। कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाकर अखबारों पर ताले लगाने की कोशिश की थी। अब तो बिना इमरजेंसी के ही ताले लग चुके हैं। आप हिंदी के अखबारों को उठाकर देख लीजिए, शुरू से आखिर तक
प्रचार ही प्रचार, या तो प्रचार दिखेगा या फिर खबरों के रूप में प्रचार दिखेगा, लेकिन दिखेगा प्रचार। देश की बड़ी बड़ी खबरें या तो बहुत छोटे में कहीं कोने में घुसा दी जाएंगी या फिर होंगी ही नहीं, खबरें गायब होंगी। और देश के मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्या हाल हुआ है ये तो आप सबके सामने है। पूरा का पूरा मीडिया गोदी मीडिया में तब्दील हो गया है। सैकड़ों में की संख्या में लपड़झंडिस हैं जो दिन रात चालीसा गाते हैं और डांस भी करते हैं। तो आप जो 40 साल 50 साल 70 साल पुरानी व्यवस्थाओं को कोस रहे हैं, आज की बात क्यों नहीं करते? आपने 10 साल में क्या किया है, अपना रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं दिखाते? और अभी ये जो भाषण है गोलमोल गोल मटोल, मैंने कई बार कहा, लोग कहते हैं कि, और ये सच भी है कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ बोलने वाला अभी भारतीय राजनीति में कोई ऐसा नहीं दिखता। बहुत अच्छा बोलते हैं, ऐसा नहीं कि कोई नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अच्छा बोलते हैं। और व्यक्ति अच्छा, कोई भी इस तरह की बातें कोई भी अच्छा बोल सकता है जिसको झूठ बोलना हो, जिसको आधारहीन बातें बोलनी हो, जिसको खाली बकैती करनी हो, फेंकना हो, वो कुछ भी अच्छा बोल सकता है। जैसे फिल्मी डायलॉग होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं सुनने में, लेकिन हकीकत में वैसा होता नहीं है। जो मदारी होता है, मदारी दिखाने वाला, वो बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलता है, कहीं भी बाजार में भीड़ जुटा लेता है, क्योंकि उसको सच नहीं बोलना है, उसको कुछ भी बोल देना है। उसका टारगेट सिर्फ होता है कि मैं अच्छा बोलूं, सुनने में अच्छा लगे। वो सच है झूठ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो झूठ बोलने वाला हमेशा अच्छा बोलता है, उसको कोई सीमा नहीं होती उसके लिए कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। उसके दरवाजे खुले हुए हैं कि नाले में पाइप डालो और ढक्कन उल्टा डालो और फिर पाइप से जो गैस निकलती है उससे चाय बना लो। तो ये बात बहुत अच्छी लगती है सुनने में, लेकिन क्या ये सच है? आगे प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर उत्तर दक्षिण को तोड़ने का आरोप लगाया और जम्मू कश्मीर के अधिकारों की बात कर रहे थे। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर जुटे हुए हैं, विरोध कर रहे हैं, अपने हकों की मांग कर रहे हैं। अभी देश में किसकी सत्ता है? हजारों की संख्या में लोग जुटे हुए हैं सड़कों पर, लेकिन कोई देखने दिखाने पूछने बताने वाला नहीं है, कोई नजर नहीं आता। 40 साल पुराना 50 साल पुराना याद है, इमरजेंसी याद है प्रधानमंत्री को, लेकिन आज की तारीख में क्या हो रहा है देश में वो पता नहीं है, वो नहीं दिखता, उस पर बात नहीं की जाएगी। आगे देखिए जरा, इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए। आर्टिकल 14 पर यह रिपोर्ट आई है जिसमें यह बताया जा रहा है कि पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों ने पश्चिमी घाट के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील जंगलों में अडानी समूह की कंपनी द्वारा योजना बनाई गई 3 बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को प्रारंभिक मंजूरी दे दी और इसके लिए कानूनों की चुनिंदा व्याख्या की, जहां ऐसी बड़े पैमाने पर परियोजनाएं प्रतिबंधित हैं। अडानी का अपना पर्यावरण मूल्यांकन निर्माण के दौरान जंगलों को महत्वपूर्ण नुकसान की चेतावनी देता है। यानी कि कोई भी नियम हो, कानून हो, उसको हम अपने हिसाब से अपने फायदे के लिए ढाल लेंगे। उसको जहां पर हमें लाभ मिलेगा, जैसा करने में, जिस तरीके से ढालने में लाभ मिलेगा, तो उसको हम अपने हिसाब से कर लेंगे। और जब पूरा तंत्र अपने हाथ में है तो फिर देश का सब कुछ, पूरा पर्यावरण बर्बाद हो जाए, पूरा जंगल बर्बाद हो जाए, हम अपने सेठ का पेट भरते रहेंगे। ये एक नई कहानी निकल कर आई है। आप चाहे तो आर्टिकल 14 की वेबसाइट पर जाकर इसको विस्तार से पढ़ सकते हैं। मोटा मोटी सार हमने आपको बताया वो यही है कि नियमों कानूनों का कथित रूप से उल्लंघन करते हुए सेठ को लाभ पहुंचाने की कोशिश। हालांकि इन चीजों का, इन खबरों के सामने आने का कोई असर होता नहीं है सत्ता पर। सत्ता एकदम मदमस्त हाथी की तरह चलती है। आप याद करिए, पिछले साल जब जनवरी के महीने में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, पूरी दुनिया में तहलका मच गया। आरोप लगा कि अडानी ग्रुप ने दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा और गंभीर कॉर्पोरेट फ्रॉड किया है। लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ, कहीं कोई छापेमारी नहीं हुई, कहीं ईडी सीबीआई किसी के ऑफिस में नहीं पहुंच पाई। यह है देश की हकीकत। तो और भी बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री ने कही, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कर रहे हैं, जरा इसको देख लीजिए, किस तरीके से वो सरकार को सवालों से घेर रहे हैं।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि संविधान को नहीं मानने वाले, जिन्होंने दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं हुए, वो लोग आज कांग्रेस को राष्ट्रभक्ति पर ज्ञान दे रहे हैं। मोदी जी ने यूपीए सरकार पर अनगिनत झूठी बातें कही। मैं पूछना चाहता हूं, यूपीए के दौरान बेरोजगारी दर 2.2% था। आपके दौरान 45 सालों की सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है? यूपीए के 10 सालों के दौरान जीडीपी विकास दर और यूपीए के 10 सालों के दौरान जीडीपी की विकास दर औसतन 8.13% थी। आपके दौरान केवल 5.6% क्यों? और ये 5.6% जो है, ये भी कहा जा रहा है कि झूठ पर आधारित है। जो जानकार है उनका कहना है कि भारत की जो एक्चुअल ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ, वो दशमलव में है, दशमलव में, शायद उससे भी नीचे, क्योंकि ये सरकार आंकड़ों से बहुत झोलझाल करती है, बड़े बड़े झोलझाल करती है, इतने बड़े बड़े जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आगे मल्लिकार्जुन खड़गे लिखते हैं कि जो डिजिटल इंडिया की तरक्की भारत ने की है, उसकी फाउंडेशन यूपीए ने आधार डीबीटी बैंक अकाउंट के तहत कर दी थी। 65 करोड़ आधार हम 2014 तक दे चुके थे। डीबीटी पहल में से सब्सिडी का काम शुरू हो गया था। स्वाभिमान योजना के तहत हम गरीबों के 33 करोड़ बैंक खाते खोल चुके थे। मगर सवाल यह है कि कांग्रेस ने यह सब कुछ भले ही कर दिया हो, वो प्रचार नहीं कर पाई, और ये वक्त प्रचार का है। जो प्रचार में आगे निकलेगा वो बिना कुछ किए भी जनता तक बहुत कुछ पहुंचा देगा, और जो प्रचार में फेल हो गया वो हर जगह फेल हो जाएगा। आगे इन्होंने क्या लिखा है कि मोदी जी पीएसयू के बारे में कुछ बोले। हम याद दिला दें कि आपकी बेचो और लूटो की नीति ने अप्रैल 2022 तक 147 पीएसयूज को पूरा या आधा या कुछ प्राइवेटाइज कर दिया। 147 सरकारी कंपनियों को, पीएसयूज को। सरकार में 30 लाख पद खाली पड़े हैं और उसमें एससी एसटी ओबीसी के पद सबसे ज्यादा खाली हैं। अकेले 5 मंत्रालयों, रेलवे, स्टील, नागर विमानन, रक्षा और पेट्रोलियम में करीब 3 लाख पद खाली हैं। यानी देश में 30 लाख से अधिक सरकारी पद खाली पड़े हैं, उनकी भर्तियां नहीं हो रही हैं, और ज्यादा संख्या में एससी एसटी ओबीसी के पद खाली हैं। और पद खाली रहने का एक अभी हमने आपको दिखाया द वायर की ये खबर, किस तरीके से पक्षपातपूर्ण मूल्यांकन, ये एक संस्था से जुड़ी हुई खबर है। लेकिन इस तरह के मामले अगर हो रहे हैं तो हर जगह हो सकते हैं, कहीं भी हो सकता है। आगे मल्लिकार्जुन खड़गे लिखते हैं कि एकलव्य स्कूलों की बात आपने की, पर यह नहीं बताया कि उसमें 70% शिक्षक कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। कॉन्ट्रैक्ट पर कब लात मार के बाहर कर दिया जाए कोई भरोसा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट की नौकरियां जो कर रहे हैं उनसे पूछिए क्या हालत है, कितना प्रताड़ित किया जाता है। आगे ये दिल दुखाने वाली बात है कि पिछले 10 वर्षों में हमारे निर्यात और आयात के बीच अंतर 3 गुना बढ़ गया है, और इस तथ्य को जानते हुए भी सरकार इसे समस्या के रूप में स्वीकार नहीं करती और सुधार नहीं करती। मोदी जी, आपने अपने दोनों सदनों के भाषण में केवल कांग्रेस को कोसा। 10 सालों के शासन में होने के बावजूद अपने बारे में बात करने की बजाय सिर्फ कांग्रेस की आलोचना करते रहे। आज भी उन्होंने महंगाई, रोजगार, आर्थिक समानता की बात नहीं की। असल में सरकार के पास कोई डाटा नहीं है। एनडीए का मतलब यह है नो डाटा अवेलेबल सरकार सेंसस नहीं हुआ, सेंसस नहीं हुआ, आर्थिक सर्वेक्षण नहीं है, रोजगार डाटा नहीं है, स्वास्थ्य सर्वेक्षण नहीं है। सरकार सारे आंकड़े छिपाकर झूठ फैलाती है। झूठ फैलाना ही मोदी की गारंटी है। ये कहना है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। आगे सुनिए, यही बात मैं भी कह रहा था कि आप 10 साल लगभग पूरा करने वाले हैं। अपने बारे में कुछ बताइए, आपने क्या किया, कौन सी योजनाएं कितनी सफल रही? क्या आपके पास कोई डाटा नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं है? और जब आंकड़ा और डाटा नहीं है तो आप कैसे कहेंगे कि आप सफल हैं? खाली बकैती, यूं ही मुंह उठाया और कुछ भी बोल दिया। क्या बकैती करने से देश चलेगा? गोदी मीडिया के भरोसे कब तक झूठ फैलाकर और सच पर पर्दा डालकर काम चलेगा? जनता के बीच जाने से पता चलेगा कि हकीकत क्या है। जनता के बीच जाइए, महंगाई का क्या आलम है पता चलेगा। डीजल और पेट्रोल की कीमतें किस तरीके से बढ़ती गई पिछले 10 सालों में, ये जनता झेल रही है। करोड़पति अरबपति मित्रों को क्या असर पड़ेगा? उन्हें तो पता भी नहीं चलता होगा कि साल भर में उनकी गाड़ियों में कितना तेल खर्च होता है। ध्यान ही नहीं होगा कि गाड़ियों में तेल भी भरा जाता है।
अभी तेल की बात हो रही है तो जयराम रमेश कांग्रेस के नेता है, इन्होंने क्या लिखा है जरा ध्यान से सुनिए। पिछले दिनों प्रधानमंत्री संसद में महंगाई और दूसरे विषयों पर प्रवचन दे रहे थे, लेकिन उनकी सरकार के इस कारनामे को देखिए। कच्चा तेल 2 साल में 38% सस्ता हुआ है, लेकिन जनता से लूट जारी है। इससे राहुल गांधी की वो बात फिर से साबित होती है कि जनता से पैसा लूटकर पूंजीपति मित्रों की जेब में डाला जा रहा है। यह स्पष्ट रूप से देश के लोगों के साथ अन्याय है। हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से पिछले 10 साल के अन्याय काल के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। कच्चा तेल पिछले 2 सालों में 38% सस्ता हो गया है। पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि यदि सरकार चाहे तो सारी कमाई को जारी रखते हुए 8 से 10 रुपया प्रति लीटर डीजल में बचत हो सकती है। डीजल या पेट्रोल में ऐसे ही आंकड़ा था, 3-4 रुपए एक में 8-10 रुपए आप प्रति लीटर आपकी बचत हो सकती है यदि सरकार चाहे तो, जिस तरीके से कच्चे तेल के दामों में कमी आई है। लेकिन सवाल यह है कि जब देश की जनता विकसित भारत की तरफ जा रही है तो फिर तेल सस्ता करने की क्या जरूरत है? जब भक्त तैयार है 500 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल खरीदने के लिए, तो फिर तेल सस्ता करने की जरूरत क्या है? भले ही 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना पड़ता है, 81 करोड़ लोग कटोरा लेके खड़े रहते हैं, 5 किलो दो तो हम खाएं, खाने की औकात नहीं है, कमा पाने की औकात नहीं रह गई है, ऐसी हालत हो गई है। और दूसरी तरफ विकसित भारत है, दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। ये सिर्फ विश्व गुरु में ही मुमकिन है, कहीं और नहीं। दुनिया के किसी देश में यह नहीं हो सकता कि एक तरफ आप विकसित भारत का ढिढोरा पीटे, सरकारी अधिकारियों से पिटवाएं, और दूसरी तरफ 81 करोड़ लोगों को राशन भी मुफ्त में बांट रहे हो। ये पूरी दुनिया में कहीं भी संभव नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ भारत में ही संभव है। अब अगली कहानी ईडी की जरा देख लीजिए। ईडी खूब चलता है, तो ईडी का जो नया कारनामा सामने आया है इसको देखिए। खबर क्या सामने आई है, ये बड़ी चौंकाने वाली बात है। चौंकाने वाली भी है, शर्मनाक भी है और डरावनी भी है। पता चला है कि ईडी के कुछ लोग और उनसे संबंधित कुछ लोग, ये लोग जो है मैं खबर पढ़ता हूं, सुनिए। मुंबई क्राइम यूनिट 09 इज डेवलपिंग डीपर इनटू 164 करोड़ एक्सटॉर्शन केस, यानी 164 करोड़ का एक्सटॉर्शन मतलब धन उगाही। और ये जो गैंग है ये ईडी के नाम पर, आसान भाषा में कहें तो ईडी के नाम पर, ईडी की जांच के नाम पर ये गैंग के लोग बिजनेसमैन से, बिजनेस हाउसेस से पैसा लेते थे। पैसा दो नहीं तो ईडी का छापा मरवा देंगे। और इसमें कथित रूप से ईडी के लोग शामिल हैं। यानी जांच एजेंसियों को इतनी ताकत दे दी गई है कि तुम किसी को भी टारगेट कर लो, किसी को भी पकड़ लो, किसी को भी जैसे चाहे वैसे मरोड़ दो पकड़ के, कोई पूछने वाला नहीं है। इस पर साकेत गोखले हैं, सवाल पूछते हैं कि क्या ईडी धन उगाही कर रही है, बीजेपी के गैंग से मिलकर पैसा निकाल रही है लोगों से। मुंबई पुलिस ने एक गैंग को अरेस्ट किया है जिसने 100 करोड़ के आसपास व्यापारियों से धन उगाही की है। वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? किसके इशारों पर कर सकते हैं? कौन इतनी ताकत देता है, इतनी छूट देता है? उनके पास ईडी की 200 से अधिक फाइलें थी, कॉन्फिडेंशियल फाइलें, जो खाली अधिकारियों के पास होंगी। कॉन्फिडेंशियल फाइलें 200 से अधिक उस गैंग के पास मिली है। सवाल यह है कि इस गैंग के पास ईडी की ये फाइलें कहां से पहुंच गई? क्या ईडी के अधिकारी मिले हुए हैं? और नहीं मिले हुए तो कैसे पहुंच गई? ये हो ही नहीं सकता कि बिना मिले पहुंच जाए। क्या ये सब कुछ संगठित तरीके से गैंग चलाई जा रही है, कानूनों के तहत, नियमों के तहत? क्या ईडी एक गैंग के रूप में काम कर रही है या करवा रही है? यह सवाल कितना गंभीर है कि जिन जांच एजेंसियों की कितनी साख हुआ करती थी, आज उनकी साख मिट्टी में मिला दी गई है। लगातार सवाल उठते हैं कि खाली ये छापेमारियां विपक्षी नेताओं के यहां ही क्यों होती हैं? ये सारी छापेमारियां बीजेपी के नेताओं के यहां क्यों नहीं होती? उनके यहां कोई पकड़ा क्यों नहीं जाता? तमाम सारे खुलासे हुए पिछले दिनों। बीजेपी के तमाम नेताओं के यहां करोड़ों रुपए कैश पकड़े गए, कहीं छापेमारी नहीं हुई।
गुजरात की सरकार के अधिकारियों ने, सरकार ने खुद पत्र लिखकर अडानी ग्रुप से कहा कि तुम हमसे झूठ बोलकर पैसा ज्यादा ले लिए हो, कोयले का दाम बताकर हमारा पैसा वापस करो। लगभग 3900 करोड़ के आसपास, जहां तक मुझे याद है, इतना पैसा गुजरात सरकार से अडानी की कंपनी झूठ बोलकर ले लेती है। झूठ बोलकर वहां पर ईडी नहीं पहुंचती है। हिंडनबर्ग का इतना बड़ा मामला निकला, इतना बड़ा आरोप लगा, कहीं कोई छापेमारी नहीं हुई, किसी ऑफिस में कोई ईडी का अधिकारी नहीं पहुंचा। और यहां पता चल रहा है कि पूरा एक गैंग काम कर रही है। ईडी की तमाम फाइलें उसके पास हैं, तमाम सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स उसके पास हैं। क्या यह संभव है बिना अधिकारियों के मेलजोल के? और अधिकारी इतना आगे बढ़कर कैसे कर सकते हैं यदि ऊपर से छूट न मिली हो, धन उगाही की? यानी एक गैंग के रूप में सब कुछ चल रहा है, लूटमार चल रही है देश में। क्या ये कितना गंभीर मामला है? अब देखिए एक और मामला, विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश, जब हम गांव गांव जा रहे थे तो उसी वक्त तमाम बस्तियों में और जो मजदूर मिलते थे वो सब यही कहते थे कि हम मनरेगा में काम करते हैं लेकिन महीनों महीनों हमको पैसा नहीं मिलता। पहले तो काम करने में मेहनत करते हैं, फिर पैसा निकालने में, इंतजार करने में और दौड़ने में मेहनत करते हैं, पैसा नहीं मिलता है। वैसे ही बातें राहुल गांधी से ये महिलाएं मिलकर कर रही हैं। क्या कर रही हैं, एक बार आप भी सुनिए। मनरेगा राहत से आते हैं और मजदूरी काम करते हैं और हम लोग को महीनों भर हो जाता है लेकिन पैसा नहीं मिलता है। अभी 1 साल हो गया उसका पेमेंट नहीं हुआ है। 1 साल? आप कितने दिन के लिए काम किए बताइए? 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन? नहीं, हम 30 दिन हो गया। 30 दिन आपने काम किया? तो 30 237 मिलता था पुराना, 235 था। स्टेट 6,000 रुपए। झारखंड में बहुत ही बड़ा रीजन है जहाँ पे हाँ कि काम हो रहा है, महीना को 2 नहीं मिल रहा है। एक साल पुराना प्रोजेक्ट करके दूसरा शुरू में लग गया, वो उनको पेमेंट नहीं है। बंदरचुआ में बाहर से लेबर्स आकर काम कर रहे हैं, मशीन भी है लेबर, और मेरे पास रिकॉर्डिंग सुन लिया आपने। इन महिलाओं का कहना है कि 30 दिन काम किया था, साल भर हो गया, पैसा नहीं मिला। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि रोजगार के इतने अवसर हमने उपलब्ध करा दिए कि जो पहले कभी नहीं था। इसके साथ ही इस मामले में कांग्रेस ने क्या लिखा है, हम लोग मनरेगा में मजदूरी करते हैं, ये महिलाओं का कहना है, लेकिन हमें समय से पैसा नहीं मिलता है। ठेकेदार काम के लिए बाहर से मजदूर लाते हैं, डायरी में लिखा जाता है महिला को 720 रुपया दिया जाएगा जबकि उसे सिर्फ 200 रुपया मिलता है। ये महिला श्रमिकों के साथ अन्याय है, हम इन्हें न्याय का हक दिलाकर रहेंगे। तो मनरेगा की स्थिति क्या है ये लगातार आपके सामने है। लोगों को काम भी नहीं मिल रहा है और जो काम कर लेते हैं उनको पैसा नहीं मिल रहा है, यानी काम मिलना न मिलना लगभग एक बराबर हो चुका है। बाकी विकसित भारत हम बनकर रहेंगे, टेंशन एकदम नहीं लेना है। और राम राज्य स्थापित हो ही चुका है, यूपी के मुख्यमंत्री ने कह दिया है और ये कई बार स्थापित हो चुका है। जब भी कोई चुनाव आता है तो स्थापित हो जाता है और तुरंत गायब भी हो जाता है। बहरहाल तो प्रधानमंत्री ने अपने चिर परिचित अंदाज में जो पिछले लगभग 10 साल से करते आए हैं, एक बार फिर से उन्होंने झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोले के मंत्र को दोहराया है, उसको छोड़ा नहीं है। भले ही अब 10 साल लगभग पूरे होने वाले हैं और ये भी दावा कर रहे हैं कि तीसरा टर्म हमारा ही होगा। किसका होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन भारतीय इतिहास में शायद अब तक किसी ने इस तरीके से दावा नहीं किया होगा कि हम ही आ रहे हैं और कोई आ नहीं सकता हमारे अलावा। तो आज की चर्चा यहीं तक रखते हैं, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को अच्छा कुछ कमेंट भी आते हैं, चलिए तो कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।